हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एग्जामिनेशन काफी पास है। क्या आप मुझसे वादा कर रहे हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो? आप अपने आने वाले अटेम्प्ट जो आ ही चुका है उसमें सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हाँ जी सर करने वाले है। जब तक आप बताओ मैं आपको आज के सेशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मॉक टेस्ट पेपर राइस है लेके आता है, बच्चे बहुत सारा टाइम उसमें लगाते हैं। मैंने उनके लिए निकाल लिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन जो नए टाइप के आए हैं, बाकी सब रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस मॉक एमटीपीज में थे। कुछ 4 से 5 से 6 क्वेश्चन हमें दोनों एमटीपी के मिला के जो अच्छे से डिस्कस करना है, सो दैट अगर उसमें से कोई एग्जामिनेशन में नए क्वेश्चन में से अगर फंस जाए तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाओ। मेरा वीडियो जितना कम टाइम का हो सके उतना टाइम का, मेरे कम टाइम का आपका रखने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी सबसे ज्यादा कीमती आपके लिए कोई चीज है तो वो है आपका समय। ठीक है जी, चलो एमटीपी 1 आपके सामने है, मॉक टेस्ट पेपर 1 आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 2A का 1 जो है, 2A का 1 वो हमको एक बार देखना चाहिए। इट इज अ गुड क्वेश्चन, सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू क्वेश्चन इन एमटीपी। ठीक है जी, आंसर आप मेरे से पहले भी अगर देना चाहोगे तो मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ठीक है जी, तो आप दे सकते हो। आशीष ने एक डिलीवर किया कैमरा टू मोहन। ठीक है, कौन से बेसिस पे? सेल और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है जी, मोहन डिलीवर्स द कैमरा टू राज ऑन द टर्म सेल और, तो मोहन ने किसको दे दिया? राज को। ये सेल एंड कैश बेसिस पे, सेल फॉर ओनली कैश, तो मैंने सी लिख दिया, कैश और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है, तो किसको दे दिया उसने? मोहन ने राज को। आफ्टरवर्ड्स राज डिलीवर्ड टू विकास ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब राज ने भी वापस किसको दे दिया? विकास को, सेल और रिटर्न बेसिस पे, विदाउट पेइंग कैश टू मोहन। राज ने मोहन को पैसा दिया क्या? नहीं। राज ने मोहन को पैसा दिया क्या? नहीं। क्लियर है जी, तो उन्होंने और उसमें पैसा दिया। अब जब राज ने मोहन को पैसा नहीं दिया तो मैं एक चीज तो बता पाऊंगा कि जब वो कैश और रिटर्न बेसिस था तो ये ओनर हुआ क्या? नहीं। ये ओनर हुआ क्या? नहीं। ठीक है जी, अब द कैमरा विच वॉज इन पोजिशन ऑफ विकास वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट दो ही एक्सरसाइज ड्यू केयर फॉर इट सेफ्टी। सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था और क्या हो गया? चोरी हो गया। और क्या हो गया? चोरी हो गया। इससे ड्यू केयर था, मतलब इसकी कोई गलती नहीं और चोरी हो गया, और सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था। ठीक है जी, यहां से वो चोरी हो गया है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सोडा एनालाइज द सिचुएशन एंड एडवाइज वेदर मोहन, राज, विकास आर जॉइंटली और सेवरली लाइबल टू पे द प्राइस ऑफ द कैमरा टू आशीष। अब आशीष को तो पैसे चाहिए, जिसने सेल और रिटर्न बेसिस पे मोहन को दिया था, तो मोहन, राज और विकास, इसमें से क्या ये जॉइंटली लाइबल है या इसमें से सेपरेटली कोई लाइबल है? पहले इसमें दो चीजों की बात आई है। एक है सेल रिटर्न बेसिस। सेल रिटर्न बेसिस का प्रोविजन बोलता था कि जब सेल माना जाता है तब सामने वाला उसको एक्नॉलेज कर दे या फिर कुछ ऐसा कर ले जो मान लिया, जो इंप्लाइड हो जाए कि उसने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स और सेल मान लिया जाएगा। तो पहला ये था। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कैश और रिटर्न बेसिस। दूसरे केस में था एम जब आर को देता है कैश और रिटर्न बेसिस तो कैश दे दे या रिटर्न दे दे। और तीसरा तो वापस जो तीसरा ट्रांजैक्शन है वो सेल और रिटर्न बेसिस पे है। तो क्या एन ने कुछ ऐसा किया जिससे हम सेल मांग ले? हाँ, एन ने किसको बेच दिया? आर को, कैश और रिटर्न बेसिस पे, तो एन की तरफ से तो सेल हो गया। क्या आर ने ऐसा कुछ किया? नहीं, उसने कैश दिया ही नहीं, तो ये ओनर नहीं हुआ, तो यहां पे सेल हुआ क्या? नहीं। यहां पे सेल हुआ क्या? नहीं। विकास के तो चोरी हो गया। अब ये लोग पूछ रहे कौन लायबल होगा। देखो सिंपल सी बात है, आप बताओ इसमें से कौन लायबल होगा। आप लोग आंसर हो जब तक मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसकी कोई गलती नहीं थी, ड्यूक और सेल रिटर्न बेसिस पे वो चोरी हो गया, ये तो लायबल नहीं है। प्लस आर लायबल होगा क्या? अब एन ने आर को बेचा बट आर वैलिड ओनर हुआ क्या? नहीं। उसने कैश दिया क्या एन को? नहीं। तो इसके पास भी ओनरशिप नहीं आई, तो इवेंचुअली कौन लायबल रहेगा? ओनली एन, जो मोहन है वो लायबल होने वाला है। जो मोहन है वो लायबल होने वाला है। क्लियर है? जब भी एग्जामिनेशन में से चेन ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन है बच्चों, आप उसको ऐसा डायग्राम बना के कंप्लीट कर सकते हो। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, अब आसानी से आपको समझ जाएगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ सोगा, when goods are delivered to the buyer on approval on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer when he does something to the goods which is equivalent to accepting the goods he pledges or sell the goods. ठीक है जी, चलो परफेक्ट। हुजैफा नीता सही बोल रहे हैं। Referring to the above provision, we can analyze the situation. Mohan, who had taken delivery of the camera on sale or return basis and delivers to Raj on sale for which has attracted the third condition that he has done something. Sale कर दिया, pledge कर दिया, ठीक है, गारंट पे दे दिया, ये सब आ जाएगा इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। देयरफॉर द प्रॉपर्टी देयरिन पासेस टू मोहन। हमारे ट्रांजैक्शन में क्या प्रॉपर्टी मोहन को मिली थी? यस। फिर नाउ राज डिलीवर्ड टू विकास ऑन सेल और रिटर्न बेसिस विदाउट पेइंग कैश टू मोहन। सिंस राज डिड नॉट पे कैश,
उसके पास कोई परचेस का ऑप्शन नहीं, ओनरशिप डिड नॉट पास टू राज, राज के पास ओनरशिप आई नहीं, therefore राज इज नॉट लाइबल टू पे द प्राइस ऑफ द कैमरा इधर, तो राज भी लाइबल होगा क्या? नहीं। सिंस विकास डिड नॉट एक्सेप्ट द गुड्स, विकास के पास तो सिर्फ गुड्स आए थे, उसके ड्यू केयर होने के बावजूद भी गुड्स क्या हो गए? चोरी हो गए। उसके ड्यू केयर होने के बाद भी गुड्स बावजूद भी गुड्स क्या हो गए? चोरी हो गए। विकास के पास भी ओनरशिप नहीं आई, विकास इज नॉट लाइबल एज वो ओनरशिप ओनर है क्या? नहीं। फिर आते therefore मोहन इज सोली लाइबल टू पे द प्राइस of the camera to Ashish as he accepted the camera on sale or return basis and did not return it with a reasonable time। तो कौन लाइबल रहेगा? मोहन सोली लाइबल होने वाला है। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट, वेरी गुड। करेक्ट, ये भी पढ़ना है। आकाश और जयपुर सोल्ड 100 स्मार्ट टीवी 50,000 के हिसाब से टू वरुण ऑफ दिल्ली who delivered the TV sets to चिराग। वापस आ जाओ। आकाश ने वरुण को बेचा है कितने सेट्स? 100। और ये डिलीवरी के लिए किसको दे दिया? चिराग को। किसको दे दिया? चिराग को। ठीक है। वरुण फॉर द सोल्ड 100 टीवी सेट्स टू सार्थक, वरुण ने इसको ऑलरेडी सार्थक को बेच दिया है 60,000 रुपीज के हिसाब से। खरीदा कितने के हिसाब से? 50,000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, पर यूनिट। और बेच दिया कितने के हिसाब से? 60,000 के हिसाब से। ठीक है, तो मतलब वरुण हमारा इसे खरीद रहे 50 में, बेच रहा है साढ़े 10,000 पर टीवी सेट कमा रहा है। ऑन रीचिंग द गुड्स एट द डेस्टिनेशन वरुण डिमांडेड बट चिराग रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू वरुण। वरुण ने डिमांड किया बट चिराग ने क्या किया? रॉन्गफुली रिफ्यूज किया। क्या किया? रॉन्गफुली रिफ्यूज किया। आपको एक तो ये टर्म से और जो क्वेश्चन पूछा गया वो टर्म से आपको समझ में आ जाएगा। आवाज बर्स्ट हो रही है बोलता है भाई, अब नहीं होगी जाने मन। देखो, हेलो 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 हेलो, अब नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज वाई ही फेल टू डिलीवर टीवी सेट्स टू सार्थक। जब वरुण को ही इसने रॉन्गफुली डिलीवर नहीं किया तो ये सार्थक को दे पाया क्या? नहीं। अब उसके पास 10,000 पर यूनिट इंटू 100, 10,000 इंटू 100 का उसका नुकसान हो गया है। ही डायरेक्टेड चिराग टू स्टॉप द डिलीवरी टू वरुण। अब जैसे आकाश को ये पता चला, उसने चिराग को क्या बोल दिया कि भैया तू डिलीवरी मत दे टू वरुण एंड रीडिलीवर द गुड्स, और ये गुड्स वापस करके उसको दे दो। ये गुड्स वापस करके उसको दे दो। क्या क्वेश्चन है? वेदर आकाश है द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या आकाश स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है? आप भी सोचो पहले, 31 सेकंड दे रहा हूं। क्या आकाश स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है जब उसके ट्रांसपोर्टर ने रॉन्गफुली डिलीवर नहीं किया गुड्स? उसको डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था बट रॉन्गफुली नहीं डिलीवर किया। आपका दिमाग जाना चाहिए टर्मिनेशन ऑफ अपना ट्रांजिट कब खत्म होता है? ट्रांजिट व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एंड व्हेन द जो अपना ट्रांसपोर्टर है वो रॉन्गफुली डिलीवर नहीं करता है या इग्नोर कर देता है, तो क्या वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा पाएगा? नहीं, बिकॉज ट्रांजिट तभी एंड हो गया है। तो पहला आंसर होगा नो, नहीं लगा सकता। और वेदर वरुण कैन क्लेम सफर ड्यू टू नॉन डिलीवरी, बिल्कुल वो क्लेम कर सकता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लो, सेक्शन 15(1) बोलता है when the carrier wrongfully refused to deliver the goods to the buyer, the right of stoppage in transit is lost and transit comes to end. On the other hand, according to section 57 of the SOGA, where buyer suffer loss due to non-delivery, he can sue the damage। तो ये आ गया अपना प्रोविजन वाला पार्ट, ये आ गया अपना प्रोविजन वाला पार्ट कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी खत्म हो गया। और वो इन द इंस्टेंट केस द ट्रांजिट कम टू एन एंड when Chirag wrongfully refused to deliver the goods to Varun and he suffered a huge loss due to loss due to non-delivery. Hence, Akash cannot exercise the right of stoppage in transit. Varun can claim loss suffered due to non-delivery from Akash। इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना लॉस? तो 100 इंटू 10,000 अगर उन्होंने अमाउंट पूछा एग्जामिनेशन में तो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस। इसके बाद और यूनिक क्वेश्चन है 4A का पहला। इसके बाद एक और यूनिक क्वेश्चन क्या है? 4A का पहला। एक मिनट बच्चों। चलो जी,
आर एक्सटेंडेड, इसका एक मैं मास्टर क्वेश्चन हमेशा क्लास में कराता हूं, उस पे ये क्वेश्चन है। आर एक्सटेंड लोन टू मिस्टर डी विथ एक्स वाई जेड एज सिक्योरिटी। आर ने किसको लोन दिया है? डी को, और डी के लिए सिक्योरिटी में कौन है? एक्स वाई जेड। ईच श्योरिटी एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड विथ वेरिंग, क्या? वेरिंग पेनल्टी अमाउंट्स एक्स पेनल्टी। तो एक्स ने बोला कि मैं कितना पेनल्टी दूंगा? 10 के मैक्स, इसने बोला 20 के मैक्स, और इसने बोला 40 के मैक्स। डी फेलियर टू रिपे द बोरोन मनी, कितना? डी डिफॉल्ट, हाँ डी डिफॉल्ट करता है 42,000 का, 42,000 का डिफॉल्ट हो रहा है। नाउ लाइबिलिटी, ठीक है। अब इन्होंने बोला देखो जी, एडिशनली असेस द सिचुएशन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल, हाँ पहले बोला है देखो, ईच श्योरिटी या बॉन्ड विद वारंटी पेनल्टी, ठीक है, एक्स पेनल्टी 10,000, इसमें कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया 10,000, 20,000, 40,000 मैक्सिमम। जब हम बोलते हैं को श्योरिटीज बनते हैं और कुछ नहीं दिया था तो उनकी इक्वल लाइबिलिटी आती है, उनकी इक्वल लाइबिलिटी आती है इस केस में, बट इक्वल लाइबिलिटी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो उन्होंने गारंटी दी है। इस केस में हमने क्या बोलता? सबसे पहले तो 10,000 लगेंगे क्योंकि वो मिनिमम है, 10,000 लगेंगे, फिर बचेगा कितना? 10 और 10, ये कितना हो जाएगा? टोटल 30 के, टोटल कितना हो जाएगा? 30 के। टोटल कितना डिफॉल्ट हुआ है? 42 का, कितना बचा? 12। अब देखो जी, इसमें अगर आप ध्यान दोगे एक्स वाई जेड, तो एक्स से 10 हो गया, उसकी लिमिट ही हो गई, एक्स से कुछ ले सकते हैं कि नहीं? तो ये तो फाइनल हो गया, 10 के इससे लेंगे, और जो 12 बचा, कितना बचा? 12 बचा, वो 6 इससे लेंगे, 6 इससे लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 16, और इसका हो जाएगा 16। तो अपने को अगर आप निकालोगे कि इनको कितना देना पड़ेगा, तो सबसे पहले 10, 16, 16, और सेकेंड क्या क्वेश्चन रहेगा? एडिशनली, ये सेकंड क्वेश्चन है, एडिशनली असेस द सिचुएशन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है, मतलब मैक्सिमम गारंटी नहीं है, उस केस में इक्वल इक्वल देना पड़ेगा, 42,000 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, 42,000 डिवाइडेड बाय 3 14,000 के आसपास आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो आंसर देख लेते हैं। यस, सेक्शन 147 बोलता है when two or more persons are co-sureties for the same debt either jointly or severally and whether under the same or different contracts and whether with or without the knowledge of each other, the co-surety in the absence of any contract to want liable as between themselves to pay an equal share of the whole debt which is remains unpaid by the principal debtor, provides that the principle of equal contribution is however subject to maximum limit fixed by, इसको हमने क्या टर्म देते हैं हम लोग? मैक्सिमम गारंटी। इसको हम लोग क्या टर्म देते हैं? मैक्सिमम गारंटी, उसके सब्जेक्ट टू होना चाहिए। इन द गिवन केस डी मेक्स अ डिफॉल्ट ऑफ 42,000, एक्स वाई जेड श्योरिटीज हैव एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड विद वेरिंग पेनल्टी अमाउंट्स, हेंस एक्स विल बी लायबल फॉर 10,000 जो अपने कैलकुलेशन से आया, और वाई और जेड विल बी लायबल फॉर 16,000। और इन द सब क्वेश्चन, जो अपने ये सब क्वेश्चन है, इसमें अगर इन्होंने बोला देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, मतलब मैक्सिमम गारंटी अगर नहीं दी गई है, तो इस केस में इक्वली लायबल होंगे, विच विल अमाउंट्स टू 14,000, 14,000 इंटू 3 42,000 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इसका अपन ने मास्टर क्वेश्चन किया था, मैंने बोला था वो अगर आपने कर लिया तो उसके अलावा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आ सकता है। ठीक, उसका एक सिंपल सा वेरिएंस उन्होंने यहां पे पूछ लिया है, एक सिंपल सा वेरिएंस उन्होंने यहां पे पूछ लिया है। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली बनाते नहीं है। देख लो, करण एग्रीड टू सेल हिज लैपटॉप, करण किसको बेच रहा है? विशाल को, फॉर अ प्राइस फिक्स बाय किरण, प्राइस कौन फिक्स करेगा? किरण। तो असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस से रिलेटेड चीजें आ गई। हाउएवर बिफोर द डिलीवरी ऑफ करण चेंज हिज माइंड, करण का माइंड चेंज हो गया, डिड नॉट शेयर एनी पर्टिकुलर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैपटॉप। अब भैया करण को लैपटॉप बेचना है तो लैपटॉप की डिटेल्स वगैरह तो किरण को देना पड़ेगा ना, जब ही तो भैया हमारा किरण साहब उसका प्राइस असर्टेन कर पाएगा। करण ने वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी क्या? नहीं, करण ने वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी क्या? नहीं। किरण रिफ्यूज टू डू द वैल्यूएशन, विशाल नीडेड लैपटॉप फॉर हिज प्रोजेक्ट, सो ही प्रॉमिस करण दैट इफ द लैपटॉप इज डिलीवर्ड टू ही विल पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर इट। However, Karan decided not to sell the laptop to Vishal. Now Vishal wants to know from you, being a legal expert, whether Karan is bound to by promise as he agreed earlier to deliver his laptop to him at a reasonable price. If he does not agree to deliver, what is the other remedy available? सबसे पहले जब असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस होता है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, और थर्ड पार्टी अगर केपेबल नहीं है, एबल नहीं है, या फिर कोई पार्ट दूसरी पार्टी उसको प्रिवेंट कर देती है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी जो उसको प्रिवेंट कर रही है, उससे कंपेंसेशन लिया जाता है सबसे पहला। और उसके बाद अगर उन्होंने नहीं किया तो रीजनेबल प्राइस तो मिल ही सकता है। इस केस में क्या कर रहा है करण? बदतमीजी कर रहा है, लैपटॉप बेचने की बात करी, बट लैपटॉप के पर्टिकुलर्स और किरण को प्रोवाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो क्या रेमेडी है? सबसे पहले
पहले तो देखो सेक्शन 10 पढ़ लो, whether there is an agreement to sell on the terms that the price is to be fixed by third party and he either does not or cannot make such valuation, the agreement will be void. Second option आ जाता है, in the case third party is prevented by the default of the either party, जो defaulting party उसको damages देना पड़ेगा. In the instant case as Kiran cannot do valuation due to non sharing of particulars. अरे भैया किरण ने जब particulars information configuration ही लैपटॉप के करण ने जब किरण को नहीं दिए तो वो बेचारा कैसे करेगा. द एग्रीमेंट विल बी वॉइड. अदर रेमेडी अवेलेबल क्या है? अदर रेमेडी अवेलेबल टू विशाल इज दैट ही कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम करण एज ही विल बी लायबल फॉर द डैमेजेस टू विशाल हु इज नॉट एट फॉल्ट. अब सर इसमें एक और अगर हम लोग पार्ट करें क्वेश्चन का तो क्या आ सकता है? तो ये लोग ये बोल सकते हैं कि जब करण ने नहीं दिया तो विशाल ने है ना मार्केट से खरीदा, विशाल ने है ना मार्केट से खरीदा और करण ने वो प्राइस बोला था लैपटॉप बेचने का 40,000 और सॉरी मार्केट में उसको इंक्रीज प्राइस की वजह से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे, तो डैमेजेस क्या होंगे? 2,000 रुपए. डैमेजेस क्या होंगे? 2,000 रुपए. अगर उनको और इसके आगे बढ़ के कुछ पूछना है तो ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2. अब देखो ये ऐसे अच्छा क्वेश्चन है बट ये बहुत बार डिस्कशन में आ जाता है. वो बासमती राइस वाला और कुक फिर बोलेगा कि नहीं है वो तो सैंपल से आपको, अगर आप कैजुअली देख रहे हो तो फिर आपकी गलती हो जाएगी. अगर आपने पर्टिकुलरली बता दिया तो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. उस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक पे भी है, पहले भी आ चुका है, तो इट इज रिपीटेशन, ये छोड़ देते हैं. अब आओ एमटीपी नंबर 2 पे. एमटीपी नंबर 2 का दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन. एल ने अपना रेसिडेंशियल हाउस दिया है किसको? एम को, और रिटर्न में कितना रुपए ले रहा है? 50K पर मंथ ले रहा है. हाउस दिया है और रिटर्न में 50K पर मंथ ले रहा है. अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन देने वाला है? एल. रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन देने वाला है? एल. ठीक है जी, ओके जी. एल कुड नॉट पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज अप टू 5 मंथ्स ड्यू टू हिज फाइनेंशियल हार्डशिप. फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से वो पेमेंट कर पाया क्या? नहीं. द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंड द नोटिस टू ऑफ डिस्कनेक्शन इफ इट इज नॉट पेड विद इन अ वीक्स टाइम. टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टर एम पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 50,000 विद पेनल्टी. अब भैया देखो उसकी तो जगह है, वो बेचारा रहता है रेसिडेंशियल. अब अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं करता, पे नहीं करता, आय हाय हुजैफा क्या बात है, तो बोले अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट नहीं करता तो क्या होता? कट जाता. तो फिर उसके भैया क्या करता हो घर पे अंधेरे में? उसकी बीवी परेशान हो जाती, बच्चे परेशान हो जाते. तो उसने क्या किया? ये पेमेंट कर दिया. अब नाउ जब वो पेमेंट करने के बाद रिइंबर्समेंट मांग रहा होगा तो एल उसको मना कर रहा होगा. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस पे लगता है. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन डीम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या इंटरेस्टेड पर्सन अगर पेमेंट कर दे तो उसको रिइंबर्समेंट मिलता है. हाँ जी सर मिलता है, हाँ जी सर मिलता है. ठीक है जी, यस सर. छोटा आंसर होगा यस. सेक्शन 69 अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे bound by law to pay and who therefore pays it entitled to reimburse by the other. In the instant case, M did pay the electricity bill to avoid disconnection that was pending due to Mr. L's failure to fulfill his contractual obligation. Hence, Mr. M is entitled to be reimbursed 50,000 from Mr. L. ठीक है जी, ठीक है जी. He is entitled to get reimbursed. Clear है जी? Yes sir. क्लियर है? यस. फिर आता है ये, बहुत अच्छा. ये भी was incorporated XYZ Limited was incorporated to hold the patent for a new product. ठीक है, ये incorporate हुई थी to hold up. The company is expecting to start its commercial production within the next 2 years. नेक्स्ट 2 ईयर में करने का. अब जैसे तुमको पेटेंट आएगा, होल्ड आएगा, तो तुमको क्वेश्चन समझ जाना चाहिए कि डोरमेंट से. In the meanwhile, for timely installation, the company has placed the purchase order. इन्होंने PO place किया है amount 1 CR of a plant and machinery, referring to the provision of the Companies Act 2013. Whether the company can go for acquiring the status of a dormant company is a question mark. Referring to the provisions of Companies Act 2013, क्या वो dormant company का status ले सकती है? This is the question mark. क्या वो dormant company का status ले सकती है? ये क्वेश्चन मार्क है. क्लियर है जी? क्लियर है जी? यस. अभी डॉर्मेंट कंपनी का बोलता है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए पिछले 2 साल में, और वो फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिटर्न. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमने बोला था इनके अलावा बाकी सब होता है, तो वो 4 ट्रांजैक्शन के अंदर ये कवर हो रहा है क्या? पीओ नहीं, मतलब ये सेट है. अब बिकॉज ये सेट है
तो क्या ये डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है क्या? नहीं। क्लियर है जी? मैंने बोला था इस पे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी एमटीपी में, और इस पे क्वेश्चंस बनते भी अच्छे प्यारे। ठीक है, चलो जी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 of Companies Act, where a company is formed and registered under this act for a future product or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company may make an application to the registrar in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company. ये ऐसी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। इन द इंस्टेंट केस XYZ Limited has made a significant accounting transaction with a down payment of 1 CR. It does not meet the criteria of dormant company under the section 455 of Companies Act 2013. Therefore, XYZ Limited cannot acquire the status of a dormant company. XYZ Limited cannot acquire the status of a dormant company क्योंकि उसने साइट कर दिया है, significant accounting transaction कर लिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो पेस फास्ट रहेगा बिकॉज ऐसे टाइम पे फास्ट ही रहना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, रिपीटेड है बट फिर भी मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, देख लो। राम सेल्स 200 बेल्स ऑफ क्लॉथ टू श्याम एंड सेंड्स लॉरी से, और देखो लॉरी से 100 बेल्स बेचता है, रेलवे से 100 बेल्स। रिसीव्स डिलीवरी, जो लॉरी से बेचा गया था उसका 100 बेल्स मिल गया है, जो लॉरी से बेचा गया था उससे 100 मिल गया है बट रेलवे का नहीं मिला। He becomes bankrupt. Ram being still unpaid stops the goods in transit. The official receiver Sham insolvently claim the goods. Decide whether. अब इन्होंने बोला दो जगह से बेचा है, एक बेचा है कैसा, लॉरी से, और एक बेचा है रेलवे से। एक पहुंच गया बट दूसरे पहुंचने के पहले जो बंदा है वो क्या हो गया, कौन हार्ड बेच रहा है भाई, लाल कलर देख के, हाँ वो जो बंदा है वो इंसॉल्वेंट हो गया। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के हाँ क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए, ये सब कंडीशन में फिलफिल होगा क्या, क्या लगा सकता है क्या, 100 जो उस पे है उस पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता है? हाँ जी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो 100 पे लगा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को पता है कि क्वेश्चन तुमको आता होगा बट फिर भी एक बार देख लो। Right of stoppage in transit. The problem is based on the section 50 of SOGA dealing with the right of stoppage in transit available to an unpaid seller. The section states that the right is exercisable by the seller only if the following conditions are fulfilled. The seller must be unpaid. He must have parted with the possession of the goods. He must be in transit. The buyer must have become insolvent. The right is subject to the provision. According to the provision, Ram still is unpaid can stop the जो रेलवे से आने वाले हैं, तो उस पे वो स्टॉप लगा सकता है। ओके संजू मैडम? यस सर। फिर आता है क्या, फिर आता है 15A का 2। अच्छा जी, वेरी गुड। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द गुड्स। दे आर अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन, 100 बेल्स थे। ही एग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड एंड सेट असाइड। बताओ कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है? उसने एग्री किया 50 बेचने का और जो सिलेक्ट करके सेट असाइड भी कर दिया। क्या ये असर्टेन्ड है, अनअसर्टेन्ड है, क्या है? 100 में से 50 हो गया, तो हम स्पेसिफिक तो बोल नहीं सकते क्योंकि 100 में से 50 है, बट क्या ये अभी अनअसर्टेन्ड भी है? नहीं, ये क्या हो जाएंगे? असर्टेन गुड्स। ये क्या हो जाएंगे? असर्टेन गुड्स। उसके बाद ए एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ द लॉट, 100 पैकेट्स लाइंग इन द शॉप। एक पैकेट बेचने की बात कर रहा है आउट ऑफ 100। कौन सा पैकेट, कैन सा पैकेट, क्या कुछ बताया गया है? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनअसर्टेन्ड। He agrees to sell as all the apples which will be produced in his garden this year. बोले परफेक्ट। और ये एप्पल्स जो भी मेरे गार्डन में इस साल होंगे वो बेचूंगा, जो भी मेरे गार्डन में इस साल होंगे वो बेचूंगा। क्या आ जाएगा इसमें? क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? वेरी गुड। चलो पहला ये हो गया, ये क्या हो गया अपना असर्टेन गुड्स। दूसरा हो गया अनअसर्टेन गुड्स, और जो भी हुए ही नहीं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चलो जी, 6 का सी एक और मैंने मार्क किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, जे ने बासमती राइस बेचा 100 बैग्स का, सेल और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है, ठीक है जी, 100 बैग्स का।
to a local retailer को on a sale or return basis within a month of delivery. The next day the retailer sold 5 goods to a customer K. 5 जो बैग्स है वो K को उसने बेच दिया, 5 जो बैग्स है वो K को उसने बेच दिया. A week later K informed the retailer that the quality of rice was not as per the price. K retailer को बोल रहा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है. The retailer now wants to return all the rice bags to J. ये बोल रहा है कि मैं पूरे, देखो सेल और रिटर्न का ऑप्शन तो है रिटर्न करने का, बट ये बोल रहा है ऑल रिटर्न कर सकता हूं क्या? कैन द रिटेलर डू सो? ऑल्सो ब्रीफ डिस्क्राइब द प्रोविजन अंडरलाइंग द कॉन्सेप्ट. तो सेल और रिटर्न का वही है कि भैया अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो हम मान ले कि इट इज डीम, मान ले कि एक्सेप्टेड है, जिसमें सेल, प्लेज, रीसेल वगैरह आ जाता है, तो वो इस केस में उसने पांच बैग्स को क्या कर दिया, ऑलरेडी बेच दिया. तो सेल और रिटर्न बेसिस में एक तो एक्नॉलेज कर दो, नोटिस दे दो कि हाँ हम ये खरीद रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ ऐड कर रहे हो जिसको हम मान लेते हैं कि सेल हो गया. इस केस में उसने कुछ ऐसा ऐड कर दिया, इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दिया. तो ये जो 4 वो रिटर्न करने की बात कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ अगर रिटर्न करना है तो 95 कर सकता है, और उसके ज्यादा कर सकता है क्या? नहीं. तो 95 रिटर्न कर सकता है, उससे ज्यादा कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है. तो पहले प्रोविजन रिपीट होंगे सेल और रिटर्न बेसिस वाले. डायरेक्ट इन द गिवन केस J has delivered on approval basis, sale or return approval basis 100 bags of rice on sale or return within a month of delivery. Out of these 100 bags, the local retailer sold 5 bags to K. It implies that the local retailer has accepted 5 bags out of 100. A week later, local retailer received the complaint of some defect in the rice bag, so he wanted to return all bags to J. Clear है? Yes. According to the above provision, the local retailer is entitled to return only 95 bags to J and not those 4 bags which are not used by K, because as per the clause 1 above, the local retailer already sold 5 bags, signifying that he has done an act which implies adopting the transaction related to 5 bags. तो 5 already सेल मान लिया जाएगा, उसके अलावा सेल करने की जरूरत नहीं है. बच्चों मन तो आपसे बहुत सारी बातें करने का हो रहा है, बट ये हम आपके एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं. प्लीज ख्याल रखो, बहुत सारी मेहनत करो. आपको कोई भी दिक्कत लगे, आई एम 24/7 -6 hours of 12 AM to 6 AM in the morning. आई एम अवेलेबल. आप मेरे को ऑडियो मैसेज भेजो, मैं ट्राई करता हूं इंस्टेंटली रिप्लाई करने का, नहीं तो विद इन आवर्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा. आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो, किसी को भी टेंशन, एंजाइटी, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होगी, बच्चों मुझे खुद कॉल करके बताना. कॉल कर लेना, एग्जाम के पहले कर लेना, कभी भी कर लेना. बस लगे रहो, बहुत मेहनत करते रहो, आप अपना बेस्ट दो. 100% आप जो पढ़ के जाओगे वही एग्जामिनेशन में आने वाला है. कुछ ही समय बचा है, इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आपका टाइम ना वेस्ट हो. प्लीज मेहनत करते जाओ, मैं आपके साथ हूं, बहुत सारे लोग आपके साथ है. आपको रीजन पास होने का अगर चाहिए तो एक भी काफी है, और पढ़ाई नहीं करने का चाहिए तो 10 आपको वैसे ही ऑलरेडी मिल जाएंगे. बाय सौम्या, मानसी, वनीता, वैष्णवी, आर्यन, प्रिंस, हुजैफा, सौम्या, संजू, आरती, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. आर्यन, ऑल द बेस्ट. किसी का नाम छोड़ गया तो मुझे माफ कर देना. टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर.